बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक और आज मैं आपको पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन शहर का एक तारीख़ी मकाम के सैर करवाने वाला हूं। दोस्तों, ये एक वो ऐसी जगह है जिसके बारे में मैं आपको कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ से आगाह करूंगा। अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूं वहाँ पे एक शख्सियत का हवाला देता चलूँ। नाज़रीन, 12 अगस्त 1924 को मशरक़ी पंजाब के ज़िला जलंधर में पैदा होने वाला एक आम से घराने में बच्चा, जिसका उस वक्त कोई बंदा इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि वो किसी टाइम पे जाके किसी मुल्क का सदर बनेगा, किसी दुनिया की ताकतवर तरीन फोर्सेस का कमांडर बनेगा। उस शख्सियत का नाम है जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमान कैसे कैसे। दोस्तों, इब्तदाई तालीम स्टेफ़न कॉलेज दिल्ली, जो कि जिसको मौजूदा दिल्ली बोला जाता है, वहाँ से हासिल की। बाद में 1943 में बरतानवी फ़ौज में भर्ती हुए और OTC से कमीशन हासिल किया और बर्मा में एक फ़ौजी दस्ते की क़यादत की। 1947 में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो इन्होंने अपने ख़ानदान के हमरा पाकिस्तान हिजरत की और पाकिस्तान को ही इन्होंने अपना घर माना। बादशाह पाकिस्तान की फ़ोर्सेस में एज़ ए कमांडर जॉब शुरू की। 1965 की जंग में तोप खाने के इंचार्ज थे और टैंक की कमांडिंग की इन्होंने। आपकी खिदमात की वजह से, इस शख्सियत की खिदमात की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से फोर्सेस में तरक्की करते गए और आला दर्जे पर पहुंच गए। 70 की दहाई में अमन मिशन फ़ौज बनाई गई, जो कि उर्दन के ख़िलाफ़ इन्होंने जाकर अपना एक मिशन कंप्लीट किया, जिसमें शाह हुसैन के ख़िलाफ़ बगावत को कुचला और सियाह फाम लोग जो हैं उनको शिकस्त हुई। इसी एजाज़ में 70 की दहाई में इनको आला ओहदे पर फायज किया गया। तो 1976 में इनके कारनामे और बहादरी को देखते हुए उस वक्त के मुंतखब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इनको चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने का वादा किया, जिसमें उसकी काबीना में कुछ लोगों ने इख्तलाफ भी किया, जिसमें मुस्तफ़ा खर वगैरह, जो कि उसका रिकॉर्ड पे मौजूद है उसका बयान। तो यूँ 1976 में भुट्टो साहब ने इसको चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया। 5 जुलाई 1977 को इन्होंने एक सिविल डिसऑर्डर करके भुट्टो साहब की हुकूमत को ख़त्म किया और मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। इसी दौर में 1978 को, जो कि उस वक्त के मुंतखब सदर थे चौधरी फजल लाई, उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया गया और सदारत संभाल ली। नाज़रीन, इसी दौरान ही सोवियत यूनियन और अफ़गानिस्तान का तनाज़ा जो है वह तूल पकड़ गया और एक जंग की शक्ल इख्तियार कर गया। थोड़ा सा एक और अहवाल देता चलूँ कि जब 1947 में पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हुआ तो उस वक्त जो पाकिस्तान था ये अमेरिका के ब्लॉक में चला गया और इंडिया जो है वो रशिया के ब्लॉक में चला गया, जिसकी वजह से हमें रशिया से हर वक्त हर तरह के खौफ ख़तरा जो है वो हमें लाक रहता था। तो जनरल साहब ने अपनी हिकमत अमली और अपनी बहादरी और जुर्रत का मुजाहरा किया और अमेरिका और सऊदीया की मदद से जितने भी वहाँ पे कबीले थे जो मुजाहिदीन आपस में लड़ झगड़ रहे थे अफ़गानिस्तान के अंदर, उनको मुतहद किया, उनको ट्रेंड किया, असला फराम किया और उस बगावत को उसकी सोवियत यूनियन को कुचलने में बहुत अहम किरदार अदा किया। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इस बात पे एतराज़ भी है कि सदर साहब ने अफ़गान जहाद में इस तरह बढ़ चढ़ कर क्यों ये हिस्सा लिया, लेकिन ये एक मुसल्लम बात है कि अगर रूस अफ़गानिस्तान को फ़तह कर जाता तो हम रूस के आगे उस वक्त कोई चीज़ नहीं थे, क्योंकि वो उस वक्त का एक बिफरा हुआ हाथी था। वो हमें भी तहस नहस करके हमारी सरहद पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देता। 1989 में रशिया तो इनकी कोशिशों की वजह से वहाँ से शिकस्त खा कर निकल गया, लेकिन जो एक बैड पहलू रह गया वो ये है कि उस वक्त जितने भी मुजाहिदीन वहाँ पे जहाद कर रहे थे, लड़ रहे थे, वो जब
جہاد ختم ہو گیا تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پاکستان کے سرحدی علاقوں میں ود اسلحہ بما اسلحہ پھیل گئے اور لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین جو ہیں وہ پاکستان میں آ کر آباد ہو گئے، جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ بین الاقوامی طور پر صدر صاحب نے چین اور امریکہ سے بہترین تعلقات استوار کیے۔ سیاہ چین اور خالصتان کی تحریک کے سلسلہ میں بھارت سے خاصی کشیدگی رہی پاکستان کی۔ صدر صاحب نے اسلامی قانون بنائے، اسلام پر کافی حد تک جو ہے وہ عمل درآمد کروانے کی کوشش کی گئی، لیکن جس میں صنعت کاری اور ڈی ریگولیشن کا آغاز کیا اور اس سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ جنوبی ایشیا میں تیز ترین ترقی کرنے والے ممالک میں شامل ہونے لگی۔ 1985 میں جنرل صاحب نے مارشل لاء کو ختم کیا اور پاکستان میں عام انتخابات کروانے کا اعلان کیا، جس میں کچھ پارٹیوں نے اس کا بائیکاٹ کیا، لیکن پھر بھی لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ووٹ کاسٹ کیا۔ الیکشن کے نتیجے میں بعد میں جو حکومت قائم ہوئی اس میں سندھ سے محمد خان جنیجو پاکستان کے وزیر اعظم بنے، اور ساتھ ہی ایک طرف اور بھی ہوا کہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ میاں محمد نواز شریف کو پنجاب میں ایز اے وزیر اعلیٰ متعارف کرایا گیا۔ ناظرین، ساتھ ہی صدر صاحب نے 8ویں ترمیم کے ذریعے زیادہ تر اختیارات جو ہیں وہ صدر کے ہاتھ میں رکھ لیے۔ یہ حکومت کو لگ بھگ تقریباً 2 سال کا عرصہ یہ حکومت چل سکی۔ اس کے بعد محمد خان جنیجو نے جنیوا معاہدے پر دستخط کیے اور ساتھ ہی اوجڑی کیمپ کے سانے کی تحقیقات کا حکم دے دیا، جو کہ جنرل صاحب کو یہ بات انتہائی ناگوارہ گزری۔ انہوں نے حکومت کو ڈسمس کیا۔ نومبر 1988 کو عام انتخابات کا اعلان کر دیا۔ آئیں ذرا ان کی آپ کو قبر دکھاتے ہیں۔ نومبر میں الیکشن اناؤنس کرنے والی شخصیت 17 اگست 1988 کو ایک طیارہ حادثے میں اپنے اعلیٰ عہدیداران افسروں کے ساتھ اور 2 امریکی سفارتکاروں کے ساتھ باولپور کے قریب خالق حقیقی سے جا ملا۔ وہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا: آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ یہ ہے وہ ہستی جس سے دنیا کانپتی تھی، پورا کفر کانپتا تھا۔ آج یہ اپنی ابدی نیند سو رہا ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو میرا آج کا یہ تاریخی ولاگ آپ کو پسند آئے گا۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی تاریخی ویڈیو میں تاریخی مقام سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت۔ پاکستان پائندہ باد۔